कैसे हम किसी भी फॉर्मूले को डायमेंशनली चेक करते हैं या डिराइव करते हैं और कैसे करते हैं यूनिट कन्वर्जन, ये सारी बातों को आज हम एकदम जीरो लेवल से समझने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट क्लास 11 फिजिक्स का डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आज हम इसे डिटेल्ड वे में देखने वाले हैं। बस मेरा एक सजेशन है बच्चे कि बिफोर प्रोसीडिंग टू डायमेंशनल एनालिसिस आपको डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए और आना चाहिए। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो पहले आप डायमेंशनल फॉर्मूला वाला पार्ट देख लीजिए, फिर आप आइए डायमेंशनल एनालिसिस पे। आपको एक एक बात एकदम अच्छे से क्रिस्टल क्लियर समझ आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक्चुअली डायमेंशनल एनालिसिस होता क्या है, देखो दो वर्ड है, डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल मतलब डायमेंशन की जब हम बात करें, एनालिसिस का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज की स्टडी करें, ऑब्जर्वेशन करें और उससे कुछ कंक्लूजन निकाले, कुछ रिजल्ट निकाले, तो मतलब वो एनालिसिस है। ठीक है, तो जब हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, हमें पता है फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिक्स में हम जितनी भी क्वांटिटी पढ़ते हैं जनरली सारी हमारी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे फोर्स, वर्क, एनर्जी, ठीक है, प्रेशर। ठीक है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जब हम स्टडी करते हैं डायमेंशन के बेसिस पे, बस उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, डायमेंशनल एनालिसिस। अब सर ये डायमेंशनल एनालिसिस इतने काम की क्यों है, क्योंकि बच्चे इसके कुछ एप्लीकेशन है जो कि बहुत काम की, इसके कुछ हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से कुछ चीजें निकाल सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं, जिनमें सबसे पहली चीज है कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। दूसरी बात, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम ये चेक कर सकते हैं कि कोई भी हमारा फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल इक्वेशन या रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जिसको अभी हम आगे समझेंगे, एक एक चीज को हम क्वेश्चन वाइज समझने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज जो है कि डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से हम कुछ फिजिकल क्वांटिटी के फॉर्मूले को भी क्या कर सकते हैं बच्चे, डिराइव कर सकते हैं। तो जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है, यूनिट कन्वर्जन। अब देखिए यहां पे लिखा है यूनिट कन्वर्जन का मेथड, लेकिन मैं आपको इजी करने के लिए हम इसको समझेंगे बच्चे एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से। ठीक है, क्वेश्चन हम ले लेते हैं, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग। आप सभी को पता है कि जूल हमारी किसकी यूनिट होती है, एनर्जी की, एसआई यूनिट होती है। इसी तरह बच्चे अर्ग भी हमारी एनर्जी की यूनिट होती है, लेकिन सीजीएस सिस्टम में। भाई अलग अलग सिस्टम ऑफ मेजरमेंट होते हैं, तो एसआई में जूल होती है और सीजीएस में क्या होती है, अर्ग। हमें यहाँ पे 1 जूल को चेंज करना है अर्ग में, कि अगर हम 1 जूल को अर्ग में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको जो यूनिट आप कन्वर्ट कर रहे हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि भैया वो यूनिट है किसकी। तो आप लिखेंगे कि हमें पता है कि जो जूल है, ठीक है, वो किसकी एसआई यूनिट है, इज एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, हम मक्खी को इग्नोर करेंगे, पढ़ने पे ध्यान देंगे। ठीक है, अब आपको जिसकी भी एसआई यूनिट है, जो यूनिट कन्वर्जन या जिसकी भी वो यूनिट है, जैसे जूल यूनिट है एनर्जी की, ठीक है, उसकी आपको पता होनी चाहिए डायमेंशन। इसलिए मैंने बोला था कि आपको डायमेंशनल फॉर्मूला आना चाहिए, पिछले पार्ट में हमने देखा था। ठीक है, डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की मेरे बच्चे डायमेंशन क्या होती है, ml/2t-2। ठीक है, अब यहीं से हमारा कन्वर्जन धीमे धीमे स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे 3 नंबर लेंगे, ए बी सी। जो बच्चे m की पावर है ना डायमेंशन में, वो हो जाएगी a की वैल्यू, m की पावर कितनी है 1, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1। जो b क्या होगा, जो l की पावर है 2, और c क्या होगा, जो t की पावर है -2। इतना हमने कर लिया। अब आप क्या करेंगे, इधर लाइन क्लिक करेंगे। ठीक है, ऐसे बीच में आप लाइन क्लिक करेंगे, इधर लिखेंगे जो यूनिट आपको दी है और जिसमें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए जूल और अर्ग भले दो अलग अलग यूनिट है, लेकिन है तो एनर्जी की। ठीक है, बस सिस्टम अलग अलग है ना। ठीक है, तो दोनों की डायमेंशन देखेंगे तो एनर्जी की डायमेंशन के बराबर होगा। अब एनर्जी की डायमेंशन में क्या क्या आ रहा है, मास, लेंथ और टाइम। तो इनमें भी क्या आएगा बच्चे, मास, लेंथ और टाइम। तो मान लेते हैं कि इसमें जूल में जो मास आएगा m1 l1 t1। ठीक है, फिर इसमें m2 l2 t2। उसके बाद अगर हम देखें, मान लेते हैं कि इसमें ये जो जूल है, कितना जूल चेंज करना है 1, तो इसको हम लिख ले रहे हैं n1, और इसमें जो आंसर आएगा उसको हम लिख ले रहे हैं n2, जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, अब बताइए जूल हमारी एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट में हम मास किस में लेते हैं मेरे बच्चे, केजी में, लेंथ किस में लेंगे, मीटर में, टाइम किस में लेंगे, सेकंड में। ठीक है, फिर अगर हम बात करें, ये सीजीएस यूनिट है, सीजीएस में मास किस में लेते हैं, ग्राम में। ठीक है, लेंथ किस में लेते हैं बच्चे, सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है कि दोनों साइड यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे इधर केजी है मास, उधर ग्राम है, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको दोनों साइड या तो ग्राम लाना है या केजी लाना है।
जैसे यहाँ पे अभी केजी बड़ी यूनिट है, ग्राम में चेंज करना आसान होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमें पता है कि 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1000। लेकिन अब हम क्लास 11th में आ चुके हैं, तो हम इसको 1000 नहीं 10³ ग्राम लिखेंगे। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। इसको हम क्या लिखेंगे बच्चे, 10⁻² सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, आपने इतना लिख लिया, ठीक है। अब आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको N2 की वैल्यू निकालनी है। आप लिखेंगे N2 = N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B और T1/T2 की पावर C, ठीक है। अब देखिए N1 आपका क्या है, N1 1 है, M1 आपने निकाला है 10³ ग्राम और M2 क्या है 1। ए बी सी की वैल्यू अभी आपने यहां से निकाली है ना, देखिए 1 2 और -2, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। L1 की वैल्यू क्या होगी मेरे बच्चे, 10⁻² अपॉन इसकी 1। यहाँ T1 T2 दोनों की वैल्यू 1 है और पावर कितनी हो जाएगी, -2। यहाँ पे मैंने पावर नहीं लगाई थी भाई, लेकिन B की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूं, देखिए मैंने यूनिट क्यों सेम किया था, क्योंकि ये डिवाइड में आने वाले थे, इसलिए मैंने यूनिट सेम किया था। तो देखिए ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने उसको लिखा भी नहीं, ठीक है। अब देखिए 10³ को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10³ ही रहेगा और ऊपर पावर क्या लगी है 1। 10⁻² को 1 से डिवाइड करेंगे तो 10⁻² ही रहेगा, पावर क्या लगी है 2, ठीक है। 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही रहेगा, पावर क्या लगी है -2, ठीक है। भाई 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 10⁻³ और उसकी पावर 1, तो देखो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे 2 2 जा क्या हो जाएगा 4, और 1 की पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, और 1 से मल्टीप्लाई कराने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही दोनों हमारे नंबर बचेंगे। अब देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, मतलब N2 की वैल्यू क्या आ गई 10⁻7, ठीक है। तो मतलब हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि भैया जो हमारा 1 जूल है वो किसके बराबर है, 10⁻7 अर्ग के बराबर है। और यहाँ पे हमारा हो गया यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अब इस मेथड को देखिए कि अब आपको इजीली समझ आएगा, ठीक है। मान लीजिए क्यों हमारी कोई क्वांटिटी दी है, ठीक है, जो एक यूनिट में दी है और आपको दूसरे यूनिट में चेंज करना है। N1 क्या है, जैसे यहाँ पे 1 जूल, तो 1 कितना जूल चेंज करना था 1, तो वो N1 हो जाएगा। U1 पहली वाली यूनिट, U2 दूसरी वाली यूनिट, N2 क्या है कि जब उसमें चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी वो हम निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें पता है दोनों का डायमेंशन, हमने यहाँ डायमेंशन निकाला कि भाई ये किसकी यूनिट है, एनर्जी, तो एनर्जी की डायमेंशन होती है ये, तो डायमेंशन लिखेंगे, ए बी सी निकालेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ से आपको N2 मिल जाएगा और आपका यूनिट कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है। हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। आप पॉज करके अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, इनको न्यूटन में चेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले भैया बताइए, आप में से सब लोग को पता होगा कि न्यूटन होता है फोर्स की एसआई यूनिट, ठीक है। लेकिन कुछ लोग को शायद पता हो कि डाइन भी एसआई यूनिट तो नहीं होती, लेकिन सीजीएस यूनिट होती है, किसकी, फोर्स की ही। और हमें यहाँ डाइन से चेंज करना है न्यूटन में। वहां हमें पिछले में एसआई से सीजीएस में करना था, यहाँ हमें सीजीएस से एसआई में करना है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे भैया वी नो दैट, हमें पता है कि जो हमारा डाइन है, डाइन इज यूनिट ऑफ फोर्स, और जिसकी यूनिट है उसकी क्या लिखेंगे, उसकी लिखेंगे डायमेंशन, ठीक है। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायमेंशन क्या होगी मेरे भाई, MLT -2, ठीक है। अब आपको पता है यहाँ पे कि जो m की पावर होती है वो होता है a, जो l की पावर होगी वो होगा b। देख लीजिए वहां पे m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे सर, लाइन बनाएंगे, इधर लिखेंगे किसको, अर्ग नहीं लिखेंगे, डाइन लिखेंगे, ठीक है। और इधर किसको लिखेंगे, न्यूटन, क्योंकि डाइन से न्यूटन में चेंज करना है। अब डाइन क्योंकि सीजीएस यूनिट है, ठीक है। अब इतना तो पता है कि दोनों यूनिट किसकी है, फोर्स की, तो फोर्स के डायमेंशन में जो जो चीजें आ रही है वो हमारी यहाँ पे भी आएगी, ठीक है। तो जैसे अब यहाँ पे मास आएगा उसको हम m1 ले रहे हैं, L1 T1, और जितना चेंज कर रहा है उसको हम n1 ले रहे हैं, ठीक है। कितना चेंज करना है हमें, 1 डाइन, तो n1 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ m2 L2 T2, और n2 को हमें क्या करना है, फाइंड। अब बच्चे m1 डाइन में हम मास किस में लेंगे बच्चे, ग्राम में, लेंथ किस में लेंगे मेरे बच्चे, सेंटीमीटर में, और टाइम सेकंड में, ठीक है। यहाँ पे हम किस में लेंगे, मास केजी में एसआई यूनिट है, ठीक है। लेंथ किस में लेंगे, मीटर में, और टाइम तो भैया सेकंड में ही लेते हैं, ठीक है।
अब अगर मैं केजी को चेंज करूं ग्राम में, क्योंकि दोनों साइड यूनिट अलग है, तो 1 केजी में कितना ग्राम, 10 की पावर 3, अभी पीछे देखा है ना, और ये 10 की पावर 2, ये सेम रहेगा, ठीक है। फिर इसके आगे हम क्या लिखेंगे फॉर्मूला, N2 इक्वल क्या हो जाएगा, N1, ठीक है, M1 अपॉन M2, इसकी पावर क्या हो जाएगी A, L1 अपॉन L2, इसकी पावर क्या हो जाएगी B, ठीक है, और T1 अपॉन T2, इसकी पावर क्या हो जाएगी C, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, N1 की वैल्यू 1 है, हो सकता है आपके क्वेश्चन में बच्चे 5 दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 दे दे, 6 दे दे, 10 दे दे, ठीक है। M1 की वैल्यू कितनी है 1, और इसकी वैल्यू 10 की पावर 3, इसकी पावर कितनी आएगी 1, ठीक है। एक ही वैल्यू देखिए 1 है ना, उधर देखिए, ठीक है। फिर ये भी 1 है, ये कितना है 10 की पावर 2, और इसकी भी पावर कितनी है 1, टाइम तो भैया 1 ही 1 है, ठीक है, और पावर कितनी है -2, ठीक है। अब देखिए ये तो 1 ही रहेगा, 10 की पावर 3 को अगर ऊपर लाएंगे भाई, पावर को जब नीचे से ऊपर लाते हैं तो नेगेटिव साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे इसके ऊपर 1 लगा है, इसको ऊपर लाएंगे तो ये भी -2 हो जाएगा, और इसके ऊपर भी पावर क्या लगी है 1, ठीक है। 1 अपॉन 1 1 ही रहेगा -2, ठीक है। 1 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, और 10 की पावर -3 इंटू 1 करेंगे तो -3 ही रहेगा, -2 इंटू 1 करेंगे तो -2 ही रहेगा, 1 की पावर कुछ भी करिए 1 ही आएगा, और मल्टीप्लाई कराने पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -3 -2 करेंगे तो कितना आएगा -5, तो N2 की वैल्यू क्या आ गई 10 की पावर -5, मतलब क्या समझ आया कि 1 डाइन इक्वल 10 की पावर -5 न्यूटन, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से कैसे यूनिट कन्वर्जन करते हैं ये आपको बात समझ आ गई, ठीक है। अब दूसरा जो टॉपिक था अगर हम उस पर आए, उससे पहले मैं थोड़ा साइड फिर से हो जाता हूं, आपको ये पॉज करके लिखना है, लिख लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, चेकिंग द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन। भाई कोई हमें फॉर्मूला दिया, अब वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से चेक करते हैं। अब उसको चेक करने के लिए एक बच्चे एक प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं, सुनने में बहुत भयंकर लगता है फुद्दू सा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, काम का है लेकिन, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि मान लीजिए हमारे पास कोई फॉर्मूला है, ठीक है। अब उस फॉर्मूले में आपको पता है जैसे F इक्वल ma, तो LHS में भी कुछ लिखा होगा, RHS में भी कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो ये बोलता है कि उस फॉर्मूले में जितने भी टर्म्स आएंगे उन सारे टर्म्स की डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। जो इधर जितनी भी चीजें आ रही है और उधर जितनी भी चीजें आ रही है उनकी सबकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, सेम, तब वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। और अगर सबकी डायमेंशनल अलग अलग है, ठीक है, या किसी एक की डायमेंशन अलग है, तो भैया वो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे आपको और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, एक्चुअली आप इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं तो उसी में से एक इक्वेशन लिखी है जो आप 9th में पढ़ रखे हैं, 11th में आके फिर से पढ़ेंगे, S इक्वल यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। S हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन और टाइम, ठीक है। अब हमें यहाँ पे इसको चेक करना है कि डायमेंशनली ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। तो हम देखिए हमने क्या किया, हमने लिखा कि भैया ऊपर वाली इक्वेशन में अगर हम सारे टर्म्स की बात करें, देखिए टर्म क्या होते हैं, सिंपल, जो भी नंबर प्लस माइनस से सेपरेट होते हैं ना, बस वही हमारे टर्म होते हैं, ठीक है। LHS में कोई नंबर प्लस माइनस से सेपरेट है नहीं, तो बस एक टर्म है। यहाँ पे प्लस से 2 नंबर अलग अलग हो रखे हैं ना, तो कितने टर्म, 2 टर्म, ठीक है। तो देखो हमने क्या लिखा है कि ऊपर वाली इक्वेशन में अलग अलग टर्म की देखिए डायमेंशन, तो S हमारा डिस्प्लेसमेंट है, और डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन लेंथ की डायमेंशन के बराबर होता है L, ठीक है। ut, अब देखिए u हमारा वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन हमने पिछले पार्ट में निकाली थी LT -1, ठीक, और इसकी डायमेंशन क्या है t। अब देखिए -1 है और ये +1 है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 + 1 क्या हो जाएगा 0, सिर्फ क्या बचेगा L बचेगा, ठीक है। फिर हाफ AT स्क्वायर, भैया हाफ तो कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, डायमेंशन लेस, ठीक है। a क्या हो जाएगा LT -2, और टाइम है तो t होता है लेकिन टाइम का स्क्वायर है तो इसलिए 2 हमारा क्या हो जाएगा t स्क्वायर, ठीक है। तो -2 + 2 कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और सिर्फ क्या बचेगा हमारा L, ठीक है। तो भैया हमें समझ आ रहा है कि देखिए सारे टर्म की डायमेंशन देखिए क्या है L L L, तो सारे टर्म की डायमेंशनल क्या है सेम, और सब, तो सारे टर्म की डायमेंशन क्या है सेम, और जब सारे टर्म की डायमेंशन सेम है तो हम बोलेंगे दिस फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट। हम एक एग्जांपल और समझते हैं, अच्छे से समझाना है मुझे सारी चीज, ठीक है। ये एग्जांपल दिया है हमें, एक फॉर्मूला दिया है Fs इक्वल हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले LHS में जो पहला टर्म है Fs, इसकी डायमेंशन निकालेंगे। आप सभी को पता है भैया फोर्स की डायमेंशन क्या होती है mlt -2, S का मतलब क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट, इसकी डायमेंशन क्या होगी L,
मल्टीप्लाई करेंगे या कंबाइन करेंगे तो L1 कितना हो जाएगा L2, बाकी सब क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, फिर इधर ये पहले टर्म की डायमेंशन निकाले, ठीक है, हाफ mv²। ठीक है, तो देखिए हाफ की तो कोई डायमेंशन होगी नहीं, m क्या है, मास, और वेलोसिटी की डायमेंशन LT-1 होती है, उसका स्क्वायर कर रहे हैं तो L का स्क्वायर हो जाएगा L², -1 का स्क्वायर करेंगे तो -2, जब इसको कंबाइन करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा ml2t-2। ठीक है, फिर हाफ mu²। अब देखिए माइनस लिखिए ना लिखिए, देखिए डायमेंशन में माइनस प्लस से ज्यादा कुछ लेना देना होता नहीं। ठीक है, तो देखिए हाफ की कोई डायमेंशन होगी नहीं, मास की डायमेंशन क्या होगी m, और u क्या है हमारा, u भी अगेन वेलोसिटी, ये फाइनल था ये इनिशियल है, तो ये भी क्या होगा LT-1 और स्क्वायर लगाए तो L2t-2। कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा ml2t-। तो मैंने आपको ये वाला फॉर्मूला भी देखिए दोनों सारी डायमेंशन सेम आ रही है, सारे टर्म्स की आप लिखेंगे सारे टर्म्स की डायमेंशन सेम है, तो ये वाला फॉर्मूला हमारा डायमेंशनली क्या होगा, करेक्ट। तो कैसे किसी फॉर्मूले को हम डायमेंशनली चेक करते हैं, ये बात भी आपको समझ आ गई। ठीक है, तो जो हमारी थर्ड एंड लास्ट चीज है वो ये है कि कैसे हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग चीजों के बीच का जो फॉर्मूला है, उनका जो रिलेशनशिप है, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस की मदद से डायमेंशनली निकाल सकते हैं, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से भी कभी कभी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको ये बताएगा कि किसका आपको फॉर्मूला निकालना है, और वो जो चीज है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमें सेंट्रीपिटल फोर्स F जिसको हम बोल रहे हैं, उसका हमें एक्सप्रेशन मतलब फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक है, और वो डिपेंड कर रहा है मास पे, वेलोसिटी पे और रेडियस पे। ठीक है, तो मान लेते हैं हमने ऐसे लिखा कि भैया हमारा जो F है इट इज प्रोपोर्शनल टू mv/r। सर ये ऊपर पावर में कुछ लिखा है, ये क्या है, तो मैं बच्चे आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ एक डिब्बे में मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ। मैंने लिखा बच्चे काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, आप छोटी क्लास में पढ़े, अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिर से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। अब देखिए यहाँ पे m की पावर 1 है, v की पावर 2 है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मान लीजिए किसी चीज का आप मास डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बच्चे कितनी टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स। लेकिन वेलोसिटी का स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी चीज का मास डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 टाइम्स होगी। मतलब काइनेटिक एनर्जी का जो मास से रिलेशन है या मास पे डिपेंडेंस है, और जो वेलोसिटी पे वो अलग अलग है। वेलोसिटी पे उसकी जो डिपेंडेंस है वो स्क्वायर है टाइम्स, स्क्वायर टाइम्स मतलब जैसे अगर मैं इसको 3 टाइम्स करूंगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 9 टाइम्स 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या ये पता है, इस क्वेश्चन में तो यही बताया ना कि मास, वेलोसिटी और रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। भाई कितना कितना डिपेंड कर रहा है, ये बात हमें पता है नहीं, तो हमने मान लिया कि m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c, यही चीज तो हमें फॉर्मूला निकालना, नहीं तो हम डायरेक्ट लिख देंगे भैया mvr क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब आपने छोटी क्लास में इतना तो पढ़ा है कि अगर कहीं प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो वहां पे आता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, और ये हो जाएगा m की पावर a, v की पावर b और r की पावर c। ठीक है, अब हम इसको करेंगे क्या, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे यूज होती है भैया। अब ये हमारा एक फॉर्मूला है। ठीक है, फॉर्मूला करेक्ट कब होता है, जब दोनों साइड डायमेंशन क्या हो, सेम हो सारे टर्म्स की। ठीक है, तो हम लिखेंगे भैया हमारी जो फोर्स की डायमेंशन है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रही। ठीक है, पहले अलग अलग लिख दे रहा हूँ। फोर्स की डायमेंशन क्या है, mlt-2। ठीक है, मास की डायमेंशन क्या है मेरे बच्चे, m। ठीक है, उसके बाद v की डायमेंशन क्या है, lt-1। ठीक है, उसके बाद मेरे बच्चे r। ठीक है, रेडियस की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ मतलब l। ठीक है, अब सुनिए, अब क्या करिए, यही डायमेंशन वाइज, अब इस फॉर्मूले को जैसे अभी हमने नॉर्मल लिखा है, अब हम डायमेंशनल फॉर्म में लिखेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्म में मतलब f। ठीक है, फिर अब देखिए k है हमारा, ये बताइए k की कोई डायमेंशन होगी नहीं। ठीक है, तो आप एक बार ऐसे लिख दीजिए, लेकिन k की कोई डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, फिर आप लिखेंगे m की डायमेंशन। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे m, और जो भी डायमेंशन होगी उसकी पावर कितनी लेनी है, a। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद v, तो v की पावर कितनी लेनी है, b, फिर r उसकी पावर c। अब देखिए फोर्स की डायमेंशन क्या होती है बच्चे, mlt-2। ठीक है, k की कोई डायमेंशन नहीं होगी, नहीं मत लिखिए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, m की पावर a, v lt-1, इसकी पावर क्या हो जाएगी b, r की क्या हो जाएगी l, इसकी पावर क्या हो जाएगी c। ठीक है, अब उधर क्या लिखा है mlt-2, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी, लेकिन इधर आप सॉल्व करेंगे, a का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो m की पावर a हो जाएगा, b का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो l की पावर b,
और t की पावर क्या हो जाएगी 1 इंटू बी करेंगे तो माइनस बी होगी, ठीक है। c का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो l की पावर क्या हो जाएगी बच्चे, l की पावर c। अब सबको क्या कर दीजिए कंबाइन, ठीक है। उधर भाई बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, जिन जिनका सेम है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। जैसे m है, m एक ही बार दिख रहा है तो m की पावर a ही रहेगी। l देखिए यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी, यहाँ पावर b है यहाँ पावर c है, तो जुड़ के कितनी हो जाएगी b प्लस सी। टी यहाँ दिख रहा है माइनस बी और वहां दिख रहा है ही नहीं कहीं और, ठीक है। तो टी की पावर क्या हो जाएगी माइनस बी, ठीक है। अब आप इनको कंपेयर करेंगे तो भैया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन, ये रिलेशन कब ट्रू होगा सर, ये रिलेशन जब ट्रू होगा जब सेम जो टर्म है, ठीक है, जैसे एम एम मास मास, लेंथ लेंथ, टाइम टाइम, इनकी जो पावर है वो सेम होनी चाहिए, डायमेंशन तभी तो सेम होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए m की पावर कितनी है 1, तो बच्चे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। l की पावर कितनी है, l की पावर 1 है, तो मतलब b प्लस c की वैल्यू कितनी मिलेगी 1, ठीक है। t की पावर कितनी है -2, ठीक है, तो b की पावर कितनी आ जाएगी, ठीक है। तो बच्चे b की पावर माइनस बी है, ठीक है, तो माइनस बी किसके बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, a की वैल्यू तो 1 मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, a की वैल्यू हमें 1 मिली, ठीक है। b प्लस सी, ठीक है, ये देखिए b प्लस सी लिखा है, ठीक है। b प्लस सी हमें क्या मिला, b प्लस सी भी हमें 1 मिला, ठीक है। और माइनस बी -2 के बराबर मिला, इसको आप कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2, और यहाँ आप b की वैल्यू 2 रख दीजिए तो 2 प्लस सी इक्वल क्या मिलेगा 1, ठीक है। a की वैल्यू तो यही रहेगी, ठीक है। अब 2 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस में, और 1 माइनस 2 करेंगे तो c की वैल्यू -1 आ जाएगी, ठीक है। b की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2। अब आपने जो पहली इक्वेशन ली थी बच्चे, उस पहले इक्वेशन को आप लिखेंगे, इक्वेशन क्या है, ठीक है, आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, f इक्वल के m की पावर a, v की पावर b, r की पावर c, और जो जो पावर की वैल्यू आई है आप उसको पुट कर देंगे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी आई है 1, तो 1 रखेंगे, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आई है 2, 2 रखेंगे। c की वैल्यू कितनी आई है -1। आपको पता है जब नंबर को हम रेसिप्रोकल करते हैं ऊपर से नीचे तो पावर का साइन चेंज होता है। अब m की पावर 1 तो 1 ही रहेगा, v स्क्वायर, ये -1 है तो इसको नीचे ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया फॉर्मूला। अब इस k की हमारी जो वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ठीक है, इसको हम अलग से निकाल सकते हैं, लेकिन हमारा जो फॉर्मूला है वो इस फॉर्म में आ गया। आप अब आगे पढ़ोगे, यहाँ k की वैल्यू एक्चुअली 1 होती है, तो F इक्वल mv²/r, ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो अभी सुनो, हमने तीनों चीजें करी, तीनों चीजें हमने पढ़ा अच्छे से एग्जाम्पल के साथ। अब तुम्हारी एक ड्यूटी बनती है कि तुम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जिससे तुमने जो अपना टाइम देके इस पार्ट को देखा है उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकले, अच्छा आउटकम, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस है, मैं साइड हट रहा हूं, आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको अपने से सॉल्व करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।